फ्रेंड्स, स्टडी लाइट एचडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लर्निंग यानी कि अधिगम के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा यूनिट 3 और चैप्टर 5 है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम से अधिकतर क्वेश्चन लर्निंग से पूछे जाते हैं। तो देखिए, यूनिट 3 में हमारी कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, पहले मैं उन टॉपिक के बारे में आपको बताती हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं उसको राइट भी कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक हमारा होगा कि अधिगम का आशय और परिभाषाएं। दूसरा टॉपिक हमारा होगा अधिगम का मापन और अधिगम वक्र, अधिगम के निर्धारक, अधिगम के सिद्धांत और अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक होगा नैमित्तिक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन के प्रकार, नैमित्तिक अनुबंधन में प्रबलन, प्राचीन एवं नैमित्तिक अनुबंधन में अंतर, अनुबंधन के निर्धारक, वाचिक अधिगम, वाचिक अधिगम के पक्ष, वाचिक अधिगम की विधियां, वाचिक अधिगम के गोचर, वाचिक अधिगम के निर्धारक और परीक्षा उपयोगी प्रश्न जितने भी होंगे मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। इसमें से हम सारे टॉपिक की चर्चा नहीं करेंगे, जो हमारे एग्जाम में मोस्टली आते हैं हम उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, अधिगम जो है, अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के फलस्वरूप हुए अपेक्षाकृत अस्थायी व व्यापक परिवर्तनों की श्रृंखला का द्योतक है। इन परिवर्तनों को अपेक्षाकृत अस्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें परिवर्तन, विस्मरण, उन्नयन संभव है। अब देखिए, इसको मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ आपको। देखिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने कथन दिए, जिसमें से गेट्स ने कहा कि अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यानी कि जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अब देखिए, गार्डनर के अनुसार प्रत्येक आदमी, जो प्रत्येक व्यक्ति है, वो वातावरण के साथ अनुकूलन बैठता है और इसे क्या कहा जाता है, ये अधिगम कहलाता है। अब देखिए, वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया से व्यवहारों में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। देखिए, जब आप कभी कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हो और उस ज्ञान को प्राप्त करके जो प्रक्रिया आप करते हो, इससे आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है और यही क्या कहलाएगा, यही हमारा सीखना कहलाएगा। यानी कि सीखी हुई चीज़ों से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया है, ये क्या कहलाएगा, ये सीखना कहलाएगा हमारा। अब देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार ज्ञान, अभिवृत्ति तथा आदतों का अर्जन ही अधिगम है। देखिए, ज्ञान, अभिवृत्ति और जो हमारी आदतें हैं, जो हम प्राप्त करते हैं उससे, वो क्या है, वो अधिगम कहलाता है। या देखिए, सीखना आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। अब देखिए, उसके बाद गिलफोर्ड के अनुसार देखिए, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यानी कि आपके व्यवहार के द्वारा ही आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है और वो क्या कहलाता है, वो गिलफोर्ड के अनुसार उन्होंने बताया कि ये अधिगम है। अब देखिए, स्किनर के अनुसार, स्किनर जी ने क्या कहा, स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना बताया। देखिए, स्किनर ने कहा कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन आपको 2 या 3 आपको बताने होंगे। अब देखिए, इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन हमारा है, सीखने की व्याख्या कीजिए, सीखने की व्याख्या कीजिए
विभिन्न मतों की अभिव्यक्ति करते हुए इनके कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए ये सारे वैज्ञानिकों के मत थे, आप इनमें से 2, 3, 4 जितने आपको लर्न हो आप राइट करके और उसकी व्याख्या फिर करेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, उसी क्वेश्चन को अधिगम से आप क्या समझते हैं? सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए इसमें 3 आएंगे। पहला हमारा होगा मनोवैज्ञानिक कारक, दूसरा होगा शारीरिक कारक और तीसरा हमारा होगा भौतिक कारक। जो पहला हमारा है आप इसको राइट करते जाइएगा। मनोवैज्ञानिक कारक में देखिए क्या आएगा, प्रेरणा आएगी, बुद्धि, सामान्यीकरण, सरलता और प्रत्याशा और छठवा होगा भेदीकरण। अब सेकंड है शारीरिक कारण में देखिए क्या क्या आएगा, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, आयु, परिपक्वता और थकान। छठवें भौतिक कारक में देखिए भौतिक कारक के बाद सामाजिक कारक भी आएगा जिसमें है आपका अनुकरण, संकेत, सहयोग और सहानुभूति। अब देखिए नेक्स्ट पूछ सकता है कि दूसरा क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा, अनुबंधन क्या है? प्राचीन अनुबंधन का संक्षेप में विवेचना कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि अनुबंधन को परिभाषित कीजिए एवं पावलोव अनुबंधन विधि समझाइए। दूसरा क्वेश्चन उसको अथवा करके ऐसे पूछ सकता है कि प्राचीन अनुबंधन के मुख्य संप्रत्ययों की विवेचना कीजिए। इसको थोड़ा सा और चेंज करके पूछ सकता है कि अनुबंधन से आप क्या समझते हैं? प्राचीन अनुबंधन में पावलोव के प्रयोग का वर्णन कीजिए। या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा के इस प्रकार से पूछ सकता है कि अधिगम प्राचीन के अनुबंधन सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, अथवा अनुबंधन अधिगम का सरलतम रूप है, स्पष्ट कीजिए। पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना कीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। देखिए पावलोव का जो प्रयोग है ऊपर यहाँ पे देखते हैं पहले, प्राचीन या पावलोवियन अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल और पावलोवियन कंडीशन। देखिए प्राचीन अनुबंधन प्रक्रिया को प्रतिष्ठित करने का श्रेय यानी कि नोबेल पुरस्कार जो है वो विजेता रूसी दैहिक शास्त्री पावलोव 1927 को दिया जाता है। वैसे कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों के भी कार्यों से इस अवधारणा का प्रचार तथा प्रसार हुआ है। यह वह अधिगम प्रक्रिया है जिसमें स्वाभाविक यानी कि नेचुरल या अनुबंधित उद्दीपक यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस एवं एक तटस्थ या अनुबंधित उद्दीपक के बीच साहचर्य सीख कर अनुबंधित उद्दीपक के प्रति वह अनुक्रिया प्राणी करने लगता है जो पहले केवल अनानुबंधित उद्दीपक के प्रति ही करता था। अब देखिए पावलोव का प्रयोग मैं आपको नोट्स के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी और ऐसे बुक में किस प्रकार से दिया है, दोनों तरीके से आपको बताऊंगी जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो सकती है। अब देखिए पावलोव का जो प्रयोग है वो क्या है। पावलोव ने एक प्रयोग में यह ज्ञात करने का प्रयास किया कि क्या कुत्ता भोजन के अतिरिक्त किसी अन्य तटस्थ या अस्वाभाविक अनुबंधित उद्दीपक यानी कि देखिए जिस यहाँ पे CS लिखा होगा आप समझ जाइएगा अस्वाभाविक अनुबंधित उद्दीपक है ये के प्रति लाल स्राव का प्रदर्शन कर सकता है। इसके लिए पावलोव ने एक कुत्ते की लार ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड का ऑपरेशन करके उससे एक नली को जोड़ दिया।
यानी कि जो लार ग्रंथि है कुत्ते की, उसका ऑपरेशन करके उन्होंने उसमें एक नली को जोड़ दिया तथा उसका संबंध जो है वो परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब से कर देता है, ताकि जो कुत्ता जो दूसरा सामान उसको दिखाया जाए उसमें लार का स्थावर हो सके, एकत्रित हो सके। ऑपरेशन के बाद कुत्ते को प्रयोगशाला की परिस्थिति से अवगत कराया गया ताकि वो प्रयोग की अवधि में कोई असंगत व्यवहार न करे। तत्पश्चात उसे उपकरण में बांध दिया गया ताकि वो हिल न सके। अब देखिए यहाँ पे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पावलोव। सीएस का देखिए स्वाभाविक उत्तेजक यानी कि भोजन, जो सीएस है ना वो हमारा स्वाभाविक उत्तेजक है और वो उसे क्या कर वो भोजन है, ठीक है। अब देखिए सीआर वो यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया। अब देखिए सीएस स्वाभाविक उत्तेजक प्लस यूसीएस यानी कि अस्वाभाविक उत्तेजक। फिर यहाँ पे आ गया सीएस यानी कि अस्वाभाविक उत्तेजक और यूसीआर यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया। अब देखिए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर स्त्रावी स्वान पी पावलोव ने किया। ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे। यह सिद्धांत के अनुसार प्राणी के समक्ष जब कोई स्वाभाविक उत्तेजना प्रस्तुत होता है तो वह प्राणी उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। देखिए जब कोई प्राणी होगा उसके सामने आप अचानक से कोई स्वाभाविक उत्तेजक प्रस्तुत कर देते हैं तो वह स्वाभाविक अनुक्रिया ही करेगा। यदि इस स्वाभाविक उत्तेजक के साथ साथ अस्वाभाविक उत्तेजक प्राणी के समक्ष बार बार रखा जाए तब भी वह प्राणी स्वाभाविक क्रिया करता है। अगर प्राणी के सामने भाविक उत्तेजक प्रस्तुत किया जाए तो तब भी वह स्वाभाविक अनुक्रिया ही करेगा। अर्थात इस सिद्धांत का प्रयोग हम बच्चों में अच्छी आदत व अच्छे स्वभाव को विकसित करने के लिए कर सकते हैं। पावलोव ने अपने सिद्धांत में कुत्ते का प्रयोग किया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पावलोव ने अपने प्रयोग में किस प्राणी का प्रयोग किया था, तो कुत्ते का प्रयोग किया था। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है, इसके शैक्षिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता लिखिए। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के संदर्भ में स्किनर के प्रयोग का वर्णन कीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्किनर के अधिगम सिद्धांत से संबंधित किसी एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। देखिए ये ना बहुत ज़्यादा राइट किया हुआ है तो इतना आपको नहीं राइट करना है, मैं इसको आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि आप किस तरह से इसको राइट करोगे। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत यानी कि आरएस थ्योरी जो कि स्किनर ने दी थी। देखिए आर यानी रेस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। अब देखिए एस यानी कि स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक की क्रिया। अब देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या स्किनर बॉक्स प्रयोग, इनका पहला प्रयोग चूहा तथा कबूतर पर इन्होंने किया था। सीखने के सिद्धांतों में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या स्किनर बॉक्स का प्रतिपादन स्किनर ने किया। इन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि जरूरी नहीं है उद्दीपक का पहले होना। इनके सिद्धांत में अनुक्रिया की क्रिया पहले तथा उद्दीपक की क्रिया बाद में होती है, इसलिए इस सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए स्किनर ने अपने प्रयोग में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण स्थान दिया। चूहे पर प्रयोग करने में इन्होंने
क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स का निर्माण किया, जिसका बाद में नाम बदलकर देखिए जिसका बाद में नाम बदलकर स्किनर बॉक्स, जो उनके खुद के विद्यार्थी ने रखा था। देखिए इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि इनका कहना है सीखना केवल उद्दीपक को देखकर नहीं होता, बल्कि अनुक्रिया करके होता है। एक प्रकार से हम इसको देखिए, आप दूसरे टाइप से हम बताते हैं आपको। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी कि आरएच थ्योरी। देखिए इसके प्रवर्तक कौन थे? स्किनर थे। प्रयोग हुआ था चूहे पे। अब देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का कक्षा शिक्षण में प्रयोग कैसे होता है। किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए तथा किसी भी बुरे काम के लिए नकारात्मक पुनर्बलन देकर उसे हटाना चाहिए। यानी कि अगर कोई काम अच्छा है तो हमें उसको बच्चे को सहयोग करके उसे करवाना चाहिए, इतना प्रोत्साहित कर दे कि वो अच्छा काम करने के लिए तत्पर हो जाए। अगर आपको पता है कि ये काम बुरा है तो आप उसको नकारात्मक यानी उसे गलत बताकर आप उसको मना करिए, हटाइए। ये चीज़ें क्लासेस में, कक्षा में आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिगम का पठार किसे कहते हैं। ये मोस्टली एग्जामों में पूछा जाता है कि अधिगम का पठार किसे कहते हैं, अधिगम के पठार को बताइए। देखिए जब अधिगम में किसी कारण प्रयास करने के बाद भी अधिगम की मात्रा में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है तो अधिगम क्या है, एक स्थान पर स्थिर हो जाता है। और उस अधिगम का एक स्थान पर स्थिर होना क्या कहलाता है? अधिगम का पठार कहलाता है। यानी कि अधिगम की अवधि में कभी कभी आप यह देखोगे कि कार्य में न तो प्रगति हो रही है न ही अवनति हो रही है। यानी कि न कार्य आगे दिखता है न पीछे दिखता है, लगता है कि हमारा कार्य क्या है, रुक सा गया है। तो ये क्या कहलाता है? इस कारण रेखा जो है वो सीधी हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे अधिगम का पठार कहते हैं। यहाँ पे आपका यूनिट 3 यानी कि अधिगम लर्निंग का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था यहाँ पे समाप्त तो होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, यानी कि यूनिट 4 के बारे में हम अध्ययन करेंगे।